गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी को? न्यू ईयर की बधाइयाँ, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। तो ये 2020 हमारा जैसा भी रहा, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया है। हम इसे सकारात्मक रूप से लें, तो पॉजिटिवली लें कि हमें मुश्किलों परेशानियों से लड़ना, कि परेशानियाँ कैसी हो सकती हैं इनके बारे में पता लगा। कि हम ये ना सोचें कि हमारा 2020 ने क्या छीना, साल था गुजर गया, लेकिन हम ये सीख ले सकते हैं कि हम इससे आगे क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या हम उससे सीख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमने उस ईयर से क्या सीखा। ठीक है, और इस साल को सकारात्मक रूप से लें, और जो ये नया साल है इसमें कुछ डिसाइड करें, हमें कुछ करना है ना। ये नहीं कहता मैं पढ़ो, सिर्फ पढ़ने का पर्पस ये नहीं कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ें जो आपके माइंड के लिए, आपके विजडम के लिए, यानी जो आपके मस्तिष्क के लिए सही हो, यानी उचित चीज़ें, सही चीज़ें पढ़ें। चाहे आप कोई स्किल सीखें, ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कुछ ना कुछ सीखते जरूर रहें। ठीक है, तो आज मैं नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट यूनिट है यूनिट नंबर 2। इससे पहले यूनिट नंबर 1 है जिसमें मैथमेटिक्स है, और दूसरा पार्ट है लिक्विड स्टेट। यूनिट नंबर 2 है गैसियस स्टेट। अब हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यदि नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर हो, तो उस पर जो सब्सटेंस है, मोस्टली जो जनरली हम जानते हैं, वो 3 स्टेट्स में होता है: सॉलिड, लिक्विड एंड द लास्ट वन इज गैस। कोई सब्सटेंस लिक्विड है तो वो क्यों है, यदि सॉलिड है तो क्यों है, और जस्ट लाइक यदि वो गैसेस स्टेट में, गैसेस फेज में प्रेजेंट है, तो वो उस फेज में क्यों प्रेजेंट है, क्या वजह है कि सॉलिड है और लिक्विड है। लिक्विड को लिक्विड क्यों बोला गया? ठीक है, वैसे तो और भी स्टेट होती है, 4 या 5 बताते हैं। एक 4th स्टेट और होती है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा वो नहीं जो हमारे ब्लड वेसल्स में मिलता है, नहीं, ब्लड में मिलता वो नहीं है। प्लाज्मा एक स्टेट है जो एक्वायर की जाती है, लेकिन हमारा डिस्कशन यही रहेगा इन 3 ही पॉइंट्स पर: स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। यदि कोई सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल, कोई भी फिजिकल चीज कोई है, उसकी कोई स्टेट है, तो किस वजह से है? वो होती है 2 चीजों की, 2 बातें रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसकी स्टेट के लिए। एक तो है इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है, और दूसरी बात होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल होती है काइनेटिक एनर्जी। अब हम जानते हैं कि सभी सब्सटेंस में क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी बहुत सारी होती है, जैसे एनर्जी एक होती है वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसे कहता हूं EV, ठीक है, और एक एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल, यानी जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ट्रांसलेशन। और बेंडिंग एनर्जी, ठीक है, और बहुत सारी होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। इसके अलावा भी और बहुत सारी एनर्जीज होती है उस सब्सटेंस के पास। ठीक है, प्रॉपरली मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी कि जिसकी वजह से जो सब्सटेंस है वो मूवमेंट करता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके
वाइब्रेशनल एनर्जी, तो वाइब्रेशनल एनर्जी ऐसी होती है कि जो बॉन्ड के फॉर्मेशन और ब्रेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मुझे पॉइंट क्या देखना है, मुझे काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है। यदि एनर्जी ज्यादा होगी सब्सटेंस की तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर होंगे। वजह क्या होगी ज्यादा दूर होने की, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज करने से वो वाइब्रेशन करेंगे और ज्यादा एरिया कवर करेंगे वाइब्रेशन के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, वाइब्रेशन के जो टर्म है मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, क्यों? देखो, जब एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग का हमें डिस्कशन करना ही नहीं है। हमें डिस्कस करना है कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। देखो ये दोनों पॉइंट, एक तो इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस और एक काइनेटिक एनर्जी, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इट मींस अपोजिट होने से मतलब जब इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगी, ज्यादा होंगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होंगे। मान लो काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर या हीट देकर हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो ऐसा होगा क्या, ऐसा हो सकता है कि अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए या जीरो हो जाए। अट्रैक्शन फोर्सेस हमेशा होती हैं जिसकी वजह से जो गैसेस होते हैं उनका लिक्विफिकेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, लिक्विफिकेशन होता है। किसकी वजह से, इन इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसकी वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी और अट्रैक्शन फोर्सेस की। अट्रैक्शन फोर्सेस क्या है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास रखना चाहते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसको, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर रखना चाहते हैं। मान लो कोई सब्सटेंस है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल या तो यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है। मैं दोनों सिचुएशन लेके चल रहा हूं। सिर्फ मुझे पॉइंट डिस्कस करना है कि स्ट्रक्चर क्या है। यहां कॉम्पैक्ट है, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास हैं। जब जितने पास होंगे मॉलिक्यूल्स, पास जितने होंगे तो उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी, तो उसे क्या करूंगा, सॉलिड करूंगा। यदि इनके बीच में, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप इंक्रीज हो, गैप क्या करे, बढ़े, इंक्रीज करे, तो इनके बीच में क्या होगा, देखो ऐसी स्थिति होगी, दो पास हैं एक दूर है, ठीक है, ऐसी स्थिति होगी, ठीक है। इतना दूर नहीं होते लेकिन शो ऑफ करने के लिए कि थोड़ा दूर है, ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ क्या है, थोड़ा दूर है, मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़ा दूर है। देखो मैं कह रहा हूं स्टिल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है लेकिन स्टिल मॉलिक्यूल्स पास हैं। यदि मैं एनर्जी को इंक्रीज करता जाऊं, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता जाऊं और इतना इंक्रीज कर दूं कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर प्रेजेंट हों, तो ऐसी सिचुएशन में जब मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर पाए तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, स्पेस होता है। तो इसी स्टेट को क्या कहा जाता है, गैसियस स्टेट कहा जाता है। क्या, गैसियस स्टेट कहा जाता है। जो गैसेस हैं इनकी स्टेट को क्या कहा, गैसियस स्टेट, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है फ्रीली मूव कर पाते हैं। अब फ्रीली मूव से मतलब, यदि मैं लिक्विड की बात करूं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मैं इनके टर्म में कह सकता हूं, जो इंटरआयनिक फोर्सेस हैं वो स्टिल ज्यादा हैं। गैसेस में काइनेटिक अट्रैक्शन फोर्सेस क्या है, ये इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस क्या है, बहुत ही कम होती हैं। और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस,
जिसका डिस्कशन हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग इनके बीच में अट्रैक्शन ही नहीं होता, गैसेस के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन होता है। जिसकी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि लिक्विड जब अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं था, काइनेटिक थ्योरी ने क्या कहा कि इनके बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं। जब अट्रैक्शन था ही नहीं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इनका लिक्विफिकेशन क्यों हुआ गैसों का, तो ये हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। लेकिन बस मुझे कहना फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। इंटर आयनिक अट्रैक्शन कहाँ है, यहां मीडियम है, यानी बीच के हैं, ना तो ज्यादा है ना ही कम है। कहाँ, यहाँ स्टिल थोड़ा मीडियम से ज्यादा है कि जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो ज्यादा है। यहाँ स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पैक्ट है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं कहाँ, सॉलिड में, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, इनका मूवमेंट नहीं होता, यानी आसान नहीं होता। ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, यानी सॉलिड्स के मॉलिक्यूल टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, जब तक लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते तब तक पहले तो इनके मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, वाइब्रेशन, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब सॉलिड भी हमारे सिलेबस में है, सॉलिड भी है, लिक्विड है, और गैसेस तो हम पढ़ ही रहे हैं इस क्लास में। तो हम सारे सॉलिड लिक्विड के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड भी 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, वो चीजें अलग हैं, अलग एरिया है उनका, अलग यूनिट है, तो वहां देखेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं करते, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं या करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीली मूव किसके करते हैं, गैसेस के करते हैं, और गैसेस के तो इतने करते हैं कि ऐसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग इनकी एनर्जी लूज नहीं होती, और जो कोलिजन्स हैं एक दूसरे से कोलाइड करते हैं वो इनमें एनर्जी का लूज नहीं होता। इन्हें जो कोलिजन्स हैं वो क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखेंगे किसके बारे में, गैसेस के बारे में। देखो वजह क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी और इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं। इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस चाहती हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आए, ये चाहती है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर जाए। ठीक है, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही जो मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में गैप होगा। क्लियर, यदि गैप कम है, बहुत कम है तो सॉलिड है, यदि थोड़ा है तो लिक्विड है, यदि बहुत ज्यादा स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वो क्या है, गैसेस हैं। क्या है, गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है। तो लिखना जिसमें लिखना एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट नॉर्मल temperature and pressure there are 3 at normal temperature and pressure there are 3 states of substance, there are 3 states of substance, डैश लगा के लिखना, solid, liquid and gas। एग्जाम लेना, in gaseous state कोमा लगा के, gas molecules can move freely, और डायरेक्शन की बात करूं, कितने डायरेक्शंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस में, यानी किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है उन जो फ्रीली मूव कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल। ठीक है,
In gaseous state, gaseous molecules are moving freely. Yeah. Due to intermolecular distance, due to intermolecular distance is large, and intermolecular distance is large and molecules are far apart. Molecules are far apart, ये दूर दूर होते हैं, इसलिए वो मूव कर पाते हैं। यदि में जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि जो सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम और शेप, या मतलब वॉल्यूम और शेप क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। जबकि लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन एट ए सर्टेन टेम्परेचर वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। अब शेप फिक्स कैसे नहीं होती? जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे, जैसी कंटेनर की शेप होगी, वह लिक्विड उस कंटेनर के शेप को अक्वायर कर लेगा, ठीक है। जैसे बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी की शेप, ठीक है। यदि ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप, ठीक है। तो उस तरीके से ये बचपन में पढ़ते थे, पढ़ते हैं। नाउ वी आर ग्रोन अप, है ना। तो तुम्हारी गिनती बड़ों में है ना, तो हम ये देख चुके हैं। लेकिन गैसेस स्टेट की जब बात करते हैं कि गैसेस स्टेट में ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही क्या होता है, ना ही, जब वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो उसका ना शेप होती है, शेप तो होती नहीं, वॉल्यूम भी फिक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो, ठीक है। एक मोल, एवोगाड्रो क्या कहा था पढ़ेंगे, एक मोल गैस का जो एनटीपी पर वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, तो उसने कहा फिक्स है। एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर, या एसटीपी भी बोलते हैं, या एसएटीपी भी बोलते हैं, ठीक, स्टैंडर्ड एम्बिएंट एंड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो एसएटीपी पर भी कह सकते हैं, तो उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन स्टिल यदि टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए या इंक्रीज किया जाए, या फिर मैं कहूँ प्रेशर को इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो गैसेस के वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है। मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन प्रेशर लगाने पर सॉलिड्स के वॉल्यूम पर इफेक्ट नहीं पड़ता। लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन माइनर इफेक्ट विच कैन बी एक्सक्लूडेड, जिसे हम मान सकते हैं कि कोई खास ये नेग्लिजिबल इफेक्ट है, यानी लिक्विड्स पर भी प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैं कहता हूं नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। द पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इज कि डिफरेंसेस बिटवीन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स, ठीक है, तो उन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट लाइन लिखना, so there are two types of गैसेस दो टाइप की होती है। फर्स्ट लिखना आइडियल गैस, gas is defined as ideal gas which follow ideal gas equation। आइडियल गैस कौन सी होती है? जो आइडियल गैस इक्वेशन को
फॉलो करती है। फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन ऑन every range of temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज पर, कुछ भी हो रेंज, तो सभी एवरी रेंज पर ये करते हैं, किसको, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। ठीक है, दूसरा डालना रियल गैस या गैसेस, इसे गैसेस लिख सकते हैं। दूसरा लिखना जो रियल गैसेस होती हैं वो क्या है, जो आइडियल गैस इक्वेशन तो जानते हो, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे, फिर भी हम डिस्कशन करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का। कि रियल गैस क्या होती है, जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है। मैंने क्या कहा, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, यदि करती हैं तो वो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर करती है। ऐसी गैस, या ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ऐसी गैसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर करती है। ठीक है, अब गैस, ठीक है, तो लिखना रियल गैसेस, the gases which obey या which follow, the gases which follow, the gases which obey ideal gas equation, at very high pressure, gas obey ideal gas equation at very high pressure and very high low, या very low, हाई लो का मतलब बहुत ज्यादा है ना, इसलिए लिखा वेरी हाई लो, तो वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर are known as real gases, क्लियर। अब हेडिंग डालना गैसेस लॉ या गैस लॉज। ठीक है, इरेज करूं, गैस लॉज, यानी गैसेस के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए, लॉज बनाए गए, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो बॉयल्स लॉ कहता है कि किसी गैस का वॉल्यूम जिसका मास फिक्स है, जिसका, या वेट कह सकता हूं, जिसका वेट क्या है, फिक्स है, उसका वॉल्यूम, यानी फिक्स अमाउंट में गैस दी हुई है, उसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम प्रेशर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं क्या कह रहा हूं, देखो स्टेटमेंट क्या है, देखो, यानी सर्टेन अमाउंट की या डेफिनेट मास की गैस का वॉल्यूम एट ए सर्टेन टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पर क्या होता है, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। मैंने कहा क्या, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है, और जो गैस है उसकी अमाउंट
अमाउंट फिक्स होनी चाहिए, या मैं वेट में नापो, है ना, यानी वेट में नाप सकते हैं ना, वॉल्यूम तो है हमारे पास, तो अमाउंट फिक्स हो, या मैं क्या वेट, ठीक है, अमाउंट फिक्स होना चाहिए। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन होगा। अब देखो ध्यान से, यदि मैं v इक्वल टू प्रोपोर्शनल के साइन हटाऊंगा तो मैं कहूंगा k अपॉन p, हियर k इज कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, ठीक है, k इज कांस्टेंट, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, pv इक्वल टू k, यानी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, k क्या है, कांस्टेंट है। यदि मैं कहूं क्या कहूं कि उस गैस के लिए दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, यानी P1 पर वॉल्यूम है V1, P2 पर वॉल्यूम है V2, तो जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं P1 V1 इक्वल टू K और P2 V2 इक्वल टू K, यानी P यानी वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैं लिखूंगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्लियर। तो थोड़ा सा बॉयल्स लॉ लिखते हैं उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। अब ये कहता है जो गैस का वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है when pressure is constant और weight of या mass of gas is constant, also constant, ये क्या होगा, फिक्स होगा। बात क्लियर, ठीक है। तो V is proportional to T, या मैं V इक्वल टू KT लिख सकता हूं, या V अपॉन T क्या है, कांस्टेंट है। जस्ट लाइक जैसा यहां किया था, V अपॉन T का रेशियो क्या होगा, यानी V और T यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। किसी सर्टेन गैस के लिए उसकी सर्टेन अमाउंट हो और सर्टेन प्रेशर हो, यानी सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए इन दो चीज के अलावा। तो मैं लिख सकता हूं सो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, या ऐसा लिख सकते, देखो V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 अपॉन T1 अपॉन T2, ठीक है। ये हो गया चार्ल्स लॉ, ठीक है। दोनों को लिखेंगे, फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लिखना बॉयल्स लॉ, ठीक है। इसमें लिखना एक कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम of a definite amount of a gas at constant temperature, volume of a definite amount of a gas is inversely proportional to the pressure या its pressure। देखो हम जानते हैं कि गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है जो क्या होता है, इक्वल टू 1 atm होता है, या 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। इतना फोर्स लग रहा है। देखो फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, F अपॉन N,
यानी लगाया गया प्रेशर है ना क्या होता है, पर यूनिट एरिया पर लगाया गया क्या है, फोर्स क्या है, प्रेशर को रिप्रेजेंट कर, पर यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स। अब मान लो हमारे ऊपर जो भी एरिया है उसके ऊपर कितना प्रेशर लगाया गया है, 10 की पावर 5 ऑलमोस्ट 5 पास्कल लगाया गया है। यही वजह होती है कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन होती हैं, वो कहते हैं बस्ट नहीं करती, फटती नहीं है, यही वजह होती है। तो ये इसी वजह के कारण जब साइंटिस्ट बाहर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो उन्हें स्पेशल सूट प्रोवाइड करवाया जाता है। जिस एरिया में वो रहते हैं वहां प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। प्रेशर ना तो इंक्रीज ज्यादा होना चाहिए, ना तो ज्यादा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। यदि ज्यादा होगा तो भी हमें क्या हार्ट अटैक हो सकता है। यदि कम होगा प्रेशर तो हमारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, ब्लड वेन्स क्या हो जाती हैं, बर्स्ट हो सकती हैं, फट सकती हैं। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज करता है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लिया तो लिखना V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो V इक्वल टू K/P, तो K इज अ कांस्टेंट, PV इक्वल टू K। ठीक है, PV इक्वल टू K, PV इक्वल टू K। It means the multiplication of pressure and volume. It means the multiplication of pressure and volume is constant at certain temperature। और गैस की अमाउंट भी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं कि आप 1 किलो गैस ले लें, 1 किलोग्राम गैस ले लें और फिर उसका मेजरमेंट करें, फिर 1.25 लें, फिर उसका मेजरमेंट करें, वॉल्यूम और प्रेशर का जो मल्टीप्लिकेशन वो कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं, अमाउंट भी सेम लोगे तब होगा। तो दूसरा लिखना चार्ल्स लॉ, या फिर ऐसे लिख सकते हो P1 डैश लगा के V1, P2 इक्वल टू V2, तो लास्ट में लिखना P1 V1 इक्वल टू P2 V2 के दो गैसेस हैं जिनका एक का प्रेशर P1 है तो उसका वॉल्यूम V1 है, दूसरी गैस है उसका प्रेशर P2 है उसका वॉल्यूम V2 है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यानी इनमें से कोई एक दिया हो, जैसे P1 हमें निकालना हो, P1 दिया हो, P2 V2 दिया हो, तो वो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यदि एक ही गैस की बात करें तो भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा लिखना चार्ल्स लॉ, इसे ही गैलोसेक का लॉ कहते हैं, गैलोसेक, चार्ल्स गैलोसेक भी कहते हैं। तो लिखना चार्ल्स गैलोसेक, इसमें लिखना एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ at constant pressure the volume of a definite amount of a definite mass of gas is directly proportional to the temperature। तो V is proportional to T, V equal to KT, V upon T equal to K, so V1 upon T1 equal to V2 upon TT and V1 upon V2 equal to T1 upon T2। ये लिख देना, यहाँ तक एक्जेक्टली ऐसे ही लिख लो। हाँ, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग डालोगे एवोगैड्रोस लॉ, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे
इरेज कर रहा हूं, ठीक है। एवोगैड्रो, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। ये क्या कहता है एवोगैड्रोस लॉ कि फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर, फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर किन्हीं दो गैसों का वॉल्यूम हो, ये क्या कहा, फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर किन्हीं दो गैसों का वॉल्यूम हो, तो उन दोनों उस वॉल्यूम में उन दोनों गैसों के मॉलिक्यूल्स या एटम्स की संख्या क्या होगी, सेम होगी। क्या कहा मैंने कहा मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है, इनकी साइज क्या है, सेम है, क्या है, सेम साइज है। मैं ट्राई कर रहा हूं दोनों का साइज क्या हो, सेम हो। मान लो इसमें ए गैस है, इसमें बी गैस है, दोनों का जब साइज सेम है, मैंने कहा वॉल्यूम भी सेम है, इसका भी वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम सेम है, और टेम्परेचर एंड प्रेशर ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ए के जितने जितने क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स कितने किसके होंगे, बी के होंगे। मैंने कहा फिक्स वॉल्यूम है, ये भी फिक्स वॉल्यूम है, इनका टेम्परेचर और वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। तो इसमें कणों की संख्या, मॉलिक्यूल्स की संख्या भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इसके बारे में दोबारा चर्चा करूंगा और स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, है ना। तो देखो डायरेक्टली बात करें, B इज प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इस बात पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।